दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से द्वीप हगोलैंड को दिखाते हुए, जहां 513 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वो जॉबीज बन गए। इन जॉबीज से बचने के लिए ये लोग हगोलैंड आइसलैंड पर आ गए और यहाँ धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन खाने पीने का सामान काफी कम था। इसलिए इस इल पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बैरच गया तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी इस इल पे कोई बच्चा पैदा होता था, तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके ताकि आइसलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। वही अब हम एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं, जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइसलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसिल कमिटी भी है, जिसकी सुपीरियर बेट्रिस नाम की एक लेडी होती है। इसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़डीधकी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम के एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रूले के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है। इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है, क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ये देखकर बेट्रिस एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं, ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सैक्रिफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पे थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेडरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी, पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुंदर में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसी नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं, जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी। इसीलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वही सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो थाटियन, जो कि एक वर्कर है, और उसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया। इसके बाद सतनकै शिफ्ट होता है मारिक और उसके बेटे लस पर। ये दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जुद्धित नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो यहाँ के अथॉरिटीज में से एक थे। कुछ देर के बाद वो मारिक के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयां देने के लिए जाती है और जब ये दोनों 18 के घर पहुंचते हैं, तब इन्हें देखकर एटीए की वाइफ लिसा जडित पे गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से 18 जैसा एक हार्ड वर्किंग इंसान लिस्ट में आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। ये सुनकर जूडिथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि एटीए ने दवाई चोरी की थी, इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर, जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी ये एलिसी आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसे वोटिंग के चक्कर में उसकी बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पर वो उससे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारिक अपनी लैब से दवाई छुपाकर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है। पर उसे ये सब करते हुए जडित देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बिट्रस के पास जाती है और मारिक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बेट्रिस उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि इस वक्त हमें मारिक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगी। इन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हैंडक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हैंड्रिक को एक आईडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोगों की नजरों में तुम ऊपर उठ सको। हैंडक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़ी डिडके को अपना खाना दे देता है। जब बिट्रस उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफी खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिश्चियन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नजर ईटियन और लिसा पर पीडीडी दी बेचती है, जो किसी स्टोर में आए हुए थे। हेनरी के बाद अच्छी तरह से जानता था कि लिसा को राशन बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस पर लिसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी दादी बेट्रस इनकी बातें सुन लेती है और वो हैंड्रिक पर काफी गुस्सा करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में हैंडक बिट्रस का ही बेटा है। इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारिक की लैब में देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था।
और उस पर अलग अलग वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिक लिसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हैंड ब्रेक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लिसा को छोड़ ढकर बॉर्डर की तरफ भागना पूरी डेडी दिखता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइसलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें सोल्डियर्स की लीडर मिया वापस लौटने को कहती है। पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। और ये देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हैंडक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग 18 के खिलाफ वोट करते हैं। यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी, पर लिसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए वो हाल में बैठे हुए सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयां ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने रिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लिसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हाल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है। इसलिए बेट्रेस को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइसलैंड से निकालना पीडीडीडी अवशेषता पाए है। इसके बाद सर शिफ्ट होता है लैब पर, जहां ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारिक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लस उससे मिया की टीम के साथ मैं लैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारिक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्डियर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हैंडक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मैं लैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्डियर हैंडक से कहता है कि वो बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हंस नाम का एक सोल्डियर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी हैंडक ने गलत काम किया था। और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बिट्रेस अपनी एक एम्प्लॉई के साथ वाटर सप्लायर के चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बिट्रेस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉई की नज़र एक रेडियो पर पीडीडीडीएचती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइसलैंड पर रेडियो रखना इलीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बेट्रिस अपनी वाइफ को भी इस आइसलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्डर लास को बोर्ड पर रुकने की क्या कारहात है कर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्डियर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें दो बड़े बड़े बॉक्स और कुछ दवाइयां देता है। वहीं दूसरी तरफ लस, जो कि इन सभी सोल्डियर का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं आते, तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है। जहां उसकी मुलाकात मॉजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयां हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लस मजिक के साथ उसके शिप पर चला जाता है, जहां मजिक उसे काफी सारी दवाइयां दिखाता है। पर वो लस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइसलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद बोट से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लेस बिना टाइम वास्ते किए फौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्डियर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्डियर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ लस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लिनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है। पर उसके पीछे पीछे मॉजिक भी आ जाता है, जो बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्डियर उसे शूट करके मार देते हैं कि तभी उनकी नजर लस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्डियर्स को लगता है कि कहीं वो इफेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइसलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटाइन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारिक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लस उसे मॉजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है। ये सुनकर मारिक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो बेटस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्डियर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहां लाया जा सके। पर बेट्रस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम में लैंड में आल के गार्ड्स को देखते हैं, जहां उन्हें पानी में मजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद आल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयां ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं, जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वमा नाम की एक लेडी दिखाई देती है, जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। रिक उसके पास जाकर उसे फ्लर्ट करने लगता है और विल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वमा रिक को एक थिएटर में लेकर जाती है, जो कि असल में उसका घर था।
इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उसी अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वमा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है, हड़क मौका मिलते ही वमा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिट्रेस लिसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है। पर असल में ये सिर्फ बिट्रस का एक प्लान था। इधर लैब में लस की जगह अब जडित को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अक्की मरिया के द्वारा दिए गए उन 2 बीडी-डीडे बॉक्स को खोलकर देखती है, तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मार एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं। यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वही जब लस अपनी बॉडी को देखता है, तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ बेट्रिस उस पेशेंट की मौत का ज़िम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था। इसी वजह से वो सोल्डियर इफ़ेक्टेड हो गया। इसीलिए बिट्रस उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सज़ा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हाल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खाँसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर्सल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इल्लीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, पर टॉम उसे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा, जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उन दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और इन्हें देखकर मारिक जड़ से कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर आइसलैंड पर अल मजिक के लोगों से मिलता है और उन्हें आई दिए बाद उन्हें इसकी बॉडी दिखाकर कहता है, किसी आइसलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने में मदद करूंगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है और अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, पर इसके बदले तुम्हें मुझे आइसलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मार एक जेल में मिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जेल की सज़ा को कम करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि मैं लैंड पर जाकर उस शिप से वो वैक्सीन लेकर आओ। लेकिन मिया इस काम को करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम हैंडक को देखते हैं, जिसे मैं लैंड पर कैनिबल की एक गैंग पग डीडीडीडीएच लेती है। पर रिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर कैनिबल गैंग उसी अर्ल से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। बट अर्ल तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए वो हैंडक को मारने वाला ही होता है कि तभी वो जोर से चीख कर कहता है कि मैं बेट्रिस का बेटा हूँ और गलती से यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद वो अर्ल को वेल्मा की मौत के बारे में बताता है कि वो वायरस की वजह से मारी जा चुकी है, लेकिन अर्ल पहले से ही सारी सच्चाई जानता था। इसलिए वो हैंडक से कहता है कि तुम्हें आइसलैंड से निकाला गया था और वेल्मा की मौत की वजह वायरस नहीं बल्कि तुम हो। तुमने उसकी जान ली है। ये सुनकर रिक के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आइसलैंड के सभी सीक्रेट्स और वो डोर्स के बारे में अर्ल को बता देता है, जिससे खुश होकर वो हेंड्रिक को मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। वहीं अब हम एक काउंसिल मीटिंग को देखते हैं, जहां वाटर सप्लायर के इंजीनियर की वाइफ कसो का इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, जिसका नाम डेनिला है। डेनिएला असल में एक सर्जन है। इसीलिए कमेटी मेंबर कसो की जगह डेनिला को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसे इस सल पे बुलाया जाता है। पर उसकी शिप में दूसरी गैंग के 2 लोग छुपकर आ जाते हैं। इधर अपनी वाइफ को सेलेक्ट ना होता देख इंजीनियर को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो मैं लैंड पर जाने का फैसला करता, लेकिन बिट्रेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो पूरे आइसलैंड पर इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब ईटन को बिट्रेस की मदद से विंडमिल में नई जॉब मिल जाती है, जहां काम करने के दौरान उसे शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो अपने बॉस को दे देता है। जिसके बाद बॉस उस बोतल की सारी शराब पी लेता है और नशे की हालत में ही काम करने के लिए चला जाता है। इतने में ही यहाँ इंजीनियर भी हाथ में हथौड़ा लेकर आ जाता है
और गुस्से में विंडम मिल की सभी मशीनों को तोड़ धरने लगता है। ये देखकर बॉस जल्दी से उसे रोकने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर मारिक उसकी सर्जरी करता है। पर सर्जरी के दौरान उसकी नज़र डेनियला पर पीडीडी देती है, तो वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। इसलिए वो इसकी वजह पूछता है, तब डेनियला उसे बताती है कि वो कोई सर्ज नहीं है, बस उसने ये सब किताबों में पढ़ा था। साथ ही वो मारिक से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लस इफ़ेक्टेड है और इसीलिए वो उसकी मदद भी करना चाहती है। पर मारिक उसकी सच्चाई किसी को ना बताए। इससे पहले कि मारिक कुछ कह पाता है, यहाँ जुद्दित आ जाती है और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए वो मारिक से कहती है कि मैं अब लिनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इफ़ेक्टेड है। लेकिन तभी डेनिला पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार देती है, जिसके बाद मारिक और डेनिला मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फियोना पे, जिसका मिसकैरेज हो गया था। और जब मारिक उसे देखने के लिए जाता है, तब फियोना की माँ उसे कहती है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में बेटस को कुछ मत बताना, और इसके लिए मारिक भी मान जाता है। इधर बेट्रिस जब लैब में जाती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत किसी और का नहीं बल्कि जडित का है। इसीलिए वो फौरन मारिक के पास जाती है और उसे जडित के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहीं गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस पर मारिक उसे बड़े निधि ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर बेट्रिस शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वो जडित की मौत का इल्जाम इंजीनियर पर डाल देगी और लिसा की मदद से कुछ झूठे सबूत लोगों को दिखाकर ये साबित कर देती है कि जडित की मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम 18 को देखते हैं, जिसे अब विंडम का नया इंचार्ज बना दिया गया था। ये बात जब बॉस को पता चलती है तो वो गुस्से में एटीएन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर शराब की बोतल दी ताकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। इस पर एटीएन ना में जवाब देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों को बांधकर उसे समुंदर में फेंक दिया जाता है और ये देखकर मारिक को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो लस के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक दिन मारिक की मुलाकात सुपरमार्केट में काम कर रही बेट्रस से होती है। लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता है और अपने लैब में आ जाता है, जहां वो नर्स लोहर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम करता है। इधर बेट्रिस कुछ लोगों के साथ मिलकर सुपरमार्केट को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर यहाँ की फार्मेसी को भी अपने अंडर में कर लेती है। वहीं उसकी रिपोर्टर लोला उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि बेट्रिस इस आइसलैंड का लीडर बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि मारक किस फार्मेसी में काम करता है और उसके रास्ते में आ सकता है। इसलिए बेट्रिस उसे एक ऑफर देती है कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से दवाई बना सकता है, पर वो उसके खिलाफ खड़ीदाचा नहीं होगा। मारिक तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन आइसलैंड पर जो मेयर था, वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अफसर भेज देता है। पर बिट्रस बेडीरीती ही चालाकी से उसे ही फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारिक की वाइफ पर, जो कि मैं लैंड पर रहकर वैक्सीन बना रही होती है, कि तभी कुछ गुंडे यहाँ पे आकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिट्रस लॉर को आइसलैंड की आबादी को कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ 513 लोगों को ही यहाँ रखने के लिए कहती है। पहले तो लॉर इसके लिए मना करती है क्योंकि उन्हें आधे से ज्यादा आबादी को मारना होगा। लेकिन जब बेट्रिस उसे धमकाती है तो वो इसके लिए राजी हो जाती है और फिर एक एक करके सभी लोगों को वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरह कई लोग मारे जाते हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट चंगे कर उन्हें पॉजिटिव दिखाकर आइसलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर मारिक जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का फैसला करता है ताकि लोगों को बेट्रिस की सच्चाई बता सके। पर इस बात को 15 साल बीत गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां लस की मौत हो चुकी थी और अब मारिक अपने पूरे कंफ्यूजन को रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन डेनियला आकर उस तब पर गोली चला देती है क्योंकि वो अर्ल की गैंग मेंबर है। इधर अर्ल अब अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं।